चलिए ठीक है, आज आपका मैं शुरू करता हूँ 12th का फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें कि पहला चैप्टर जो है आपका वो इलेक्ट्रोस्टेट है, और इलेक्ट्रोस्टेट से ही आपका चैप्टर का शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा मैं डिस्कशन करते जाऊंगा। इसके बाद जो है आपका वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टेट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ जाएगा, उसमें करंट, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, ये सब आएगा। फिर आपका ऑप्टिक्स आएगा, फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स आएगा। इस तरह से EMI भी आपका मैग्नेटिज्म का एक हिस्सा बन जाता है। तो जैसे जैसे आपका टॉपिक्स आते जाएगा, चैप्टर्स आते जाएगा, टॉपिक वाइज हम उसका डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, आज आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टेट का मीनिंग क्या है देखिए। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, हिंदी होता है इसका स्थिर वैद्युत की। क्या होता है? स्थिर वैद्युत की। ठीक है, स्थिर वैद्युत की इसका हिंदी होता है। इलेक्ट्रोस्टेट का मीनिंग होता है कि चार्ज। ये इलेक्ट्रो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका चार्ज। अब ये चार्ज क्या होती है इसके बारे में बताता हूँ आपका। और स्टेटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में होना। ठीक है, मतलब चार्ज नाम का एक क्वांटिटी होता है जो क्या होता है आपका रेस्ट में होता है। ठीक है, तो चार्ज वाली चीजों को हम क्या करेंगे, इसमें रेस्ट में रख करके इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के बारे में सारी चीजें हमको जानकारी लेनी होगी। तो सबसे पहले आप इसके बारे में डिफाइन करके अच्छे से ऐसे इस तरह से देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, ठीक है, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टेट इज branch of physics in which we study about the charge in rest। ठीक है, ब्रांच है फिजिक्स का वो जिसमें चार्ज को हम लोग रेस्ट में रख करके इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आप कृष्णी केलेडे वालकर और आई रोडो जैसे बुक्स को अगर स्टडी कीजिएगा तो उसमें कभी कभार स्टैंडर्ड बुक में क्या दिया रहता है, एक लाइन और दीजिए। जनरल बुक में तो यही सब चीज मिलेगा आपको कि चार्ज को रेस्ट में रख करके स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टेट का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है आपका, एक लाइन और इसमें जोड़ दिया जाता है कि चार्ज को सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट में रख करके स्टडी नहीं कर सकते हैं, चार्ज मोशन में भी रह सकता है। लेकिन इन दिस पार्ट charge is in motion, but कंडीशन एक अप्लाइड है, चार्ज मोशन में भी हो सकता है, लेकिन उस मोशन का वजह जो है, मोशन का कारण जो है, रीजन जो है, वो कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट ये द रीजन cause of motion of charge should not be the any external energy source। ठीक है, उस चार्ज के मोशन का रीजन जो है कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सेल आपका बैटरी। ठीक है, अगर बैटरी आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज को मूव करवाने वाला वो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी हो गया। इस तरह का बात इस चैप्टर में नहीं चलेगा। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स का एनर्जी का सोर्स नहीं होना चाहिए उस चार्ज को मूव करवाने के लिए। ठीक है, अगर वो अपने आप मूव कर रहा है और वो स्लो मोशन कर रहा है अगर, तो उसको भी आप इलेक्ट्रोस्टेट में रख करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बन सकता है आपका हिस्सा। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टेट का मीनिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये वो फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, चार्ज को रेस्ट में रख करके स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चलिए कि चार्ज है क्या, इस चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो चार्ज क्या चीज होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअल में अगर हमसे पूछा जाए कि चार्ज को डिफाइन कीजिए, तो चार्ज डिफाइंड एब्सोल्युटली डिफाइंड नहीं है ये। ठीक है, चार्ज का एक्चुअल में डेफिनेशन कोई नहीं होता है। तब ये डिफाइंड है किस वजह से, तो इट इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्ज इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज अपने गुण से ही डिफाइंड हुआ करता है, मतलब प्रॉपर्टीज इसका होता है, और प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही चार्ज को हम लोग समझ पाते हैं और इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का नया टॉपिक जो बनने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है,
तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होता है इसका, सो सुनिए। जब भी आप चार्ज पार्टिकल को स्पेस में रखोगे, स्पेस में कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल को रखोगे, तो वो क्या करता है, अपने चारों ओर सराउंडिंग में एक रीजन क्रिएट करता है, एक फील्ड बनाता है। और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज को लाया जाए तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से सुनिएगा मैं फिर से क्या बोल रहा हूं। अगर स्पेस में कहीं पर आप एक चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो वो अपने सराउंडिंग में चारों ओर एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है। हाँ, ध्यान रहे कि वो रीजन विजिबल नहीं होगा, आप उसको आंख से नहीं देख पाओगे, ठीक है, इनविजिबल होता है, हाइपोथेटिकल रीजन होता है वो, ठीक है। लेकिन उस रीजन में अगर आप दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल को एंट्री करते हो तो ये दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा। हो सकता है कि वो अट्रैक्शन वाला फोर्स हो सकता है दोनों के बीच में रिपल्सन वाला फोर्स हो सकता है। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड करेगा दोनों चार्ज के नेचर पर, लेकिन ये बात तो तय है कि दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे या इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जो है कूलम का लॉ से आएगा, ठीक है, K1 Q2 अपॉन R² से जो आता है। तो वो टॉपिक को मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ। इतना आप समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स का जन्मदाता जो है, उसको प्रोड्यूस करने वाला जो है, वो चार्ज की वजह से आता है, और चार्ज जहां पर भी रखा रहेगा रेस्ट में, वो अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करेगा, और उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलेंगे। तो है भी बात ये सही कि हम लोग का पहला चैप्टर का इस इलेक्ट्रोस्टैट में जो पहला चैप्टर टॉपिक बनेगा, एनसीईआरटी को अगर खोलिएगा आप 12th के फिजिक्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका पहला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पर भी होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करता ही करता है। तो ये पहला बेसिक सा इसका प्रॉपर्टी हो गया कि अगर ये चार्ज को आप रखे हो तो ये सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा कि इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज को ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर ये चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला फोर्स क्रिएट होगा, और ये अट्रैक्शन या रिपल्सन इसके दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ we will discuss about the property of charge. The first property of charge can be defined as, सुनिए ध्यान से, क्या है आपका पहला प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला क्या होता है सो ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले बात है क्या कि स्टूडेंट सब एक डेटा को ढूंढने में बहुत क्या करता है, अपना दिमाग खपाता है, बहुत सारे बुक्स का पेज को पलटाता है, देखता है कि डिस्कवरी चार्ज का एक्चुअल में किया कौन था, कहाँ से हुआ था। इसका एक हिस्ट्री है बाबू, ध्यान से सुनो आप, ठीक है। आपका ग्रीक जो है ना, ग्रीक में कहा जाता है कि दो सरफेस को अगर आपस में रब किया था तो वहां से चार्ज के बारे में कुछ मतलब बात बनी थी, और वहां से तब आगे बात चलते रहा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर सेल के बारे में आपके बोल दिया जाता है कि वो उसको जन्मदाता कहा जाता है चार्ज के बारे में, डिस्कवरी। तो ये मतलब उतना ज्यादा इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं नहीं। ये तो एक बात हो गई कि चलो हिस्ट्री में उतना इंटरेस्टिंग बात बनेगा नहीं ये, ठीक है। तो बस इतना जानकारी के लिए हम लोग जान लें कि सेल को बाद में कहा गया, लेकिन एक्चुअल में ग्रीक जो है वहां से चार्ज के मतलब चार्ज का जो डिस्कवरी के बारे में अगर एक्चुअल मीनिंग पूछा जाए तो वो रब करने से आया था। दो सरफेसेस को अगर रब करते हैं तो वहां से चार्ज क्रिएट हुआ था, और वो भी चार्ज तब नाम रखा गया कि मतलब जब रब करने पर कोई दूसरा पार्टिकल्स को वो क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, तो वहां से बातें बन करके आई, और उसको चार्ज का टर्म दे करके आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस किए और स्टडी किए डिटेल में, ठीक है। अभी आपको मैं मेथड ऑफ चार्जिंग में बताऊंगा, 4 तरह का होता है। पहला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, वही रबिंग मेथड ही बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है। चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी इसका लिख लीजिए आपका कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उसके बारे में मैं बता दूं आपको, ठीक है। वो सबसे पहले चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। एक्चुअल में बेंजामिन फ्रैंकलिन ही चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया था, और पहले पार्ट को उन्होंने बोला था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरे को बोले थे वो निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज रिसाइड करता है उसको वो पॉजिटिव चार्ज बोल दिए, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रिसाइड करता है उसको हम लोग क्या बोल दिया करते हैं, निगेटिव चार्ज बोल दिया करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप जानते हो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है, ओके, ठीक है।
तो अब मैं आपको बता दूं कि एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, वन प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको माइनस ई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये ई जो है आपका, इस ई को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। ये प्लस माइनस ई जो है इसको एलिमेंट्री चार्ज बोल दिया करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है स्टूडेंट। आप वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा मैं कल से, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाइए, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को आगे डिस्कस करूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। सो कंटिन्यूटी के साथ अब शुरू हो गया है आपका, थोड़ा सा फोकस करके अपने शेयर करके दोस्त लोग में इन्फॉर्म कर दीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक्स।